हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर बायो क्लासेस। इस वीडियो में हम पूरी तरह से जो गर्भावस्था के काल हैं और कब हमें पता चलता है गर्भावस्था है या उसमें क्या मेजर्स हमको अपनाए जाते हैं, क्या उनको डायग्नोसिस चाहिए, क्या मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं, यूएसजी का रिपोर्ट कब देखना होता है, फिर बच्चों की क्या स्थिति हैं, उसके खान पान, उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, वो सारे चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, उससे पहले हम आपको बता दें कि एनओएस द्वारा आयोजित जो मई में एग्जामिनेशन होना है उसके रिगार्डिंग एनओएस द्वारा सीसीएच और सीएचडी दोनों पाठ्यक्रमों के लिए हमने ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस ट्यूटोरियल पे आके, इस पीआर बायो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आके आप अपने चीज़ों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा जो है हमारा इग्नू के द्वारा जो संचालित डीएनएचई या फिर सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन सीपीएलटी का जो कोर्सेस हैं उनके भी ट्यूटोरियल्स हमने इस पर डालना शुरू कर दिए हैं। आप निश्चित तौर पर यहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज का जो हमारा सेशन है वो गर्भावस्था पर आधारित है। तो इसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला तो चीज़ें हमको ये चीज़ें मानना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी को हम कैसे पता करते हैं। तो पता कैसे करते हैं, तो एक चीज़ें हम सबको जाननी चाहिए कि 15 वर्ष से लेकर 13 वर्ष से लेकर जो 45-48 साल का जो एज है उस दौरान में हर महिलाएं जो है प्रत्येक माह में जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और मेंस्ट्रुएशन जब बंद हो जाए और अगला मेंस्ट्रुएशन नहीं आए तो कोई भी मैरिड कपल या फिर इन केस में ऐसी सिचुएशन आती है कि अनमैरिड कपल भी ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन हम इसमें बात करेंगे मैरिड कपल की, जो हमारे समाज ने उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो मैरिड कपल को ये बातें माननी चाहिए कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, मतलब सी कंसीव्ड प्रेगनेंसी, तो वो प्रेगनेंट हो चुकी है। इन अवस्थाओं में जो है हम पूरे जो उसके जो 9 मंथ्स के जो हैं, ये काल जो रहेंगे, पीरियड जो रहेंगे, इस पीरियड को हमने 3 ट्राइमेस्टर में कैटेगराइज किया है। पहला जो ट्राइमेस्टर है वह है हमारा 1 से 12 सप्ताह तक का जो समय होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 1 से लेकर 12 का जो पीरियड है वो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। दूसरा है हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 13 से लेकर 28 वीक तक का रहता है, सप्ताह तक का समय रहता है। और तीसरा जो है वो ट्राइमेस्टर जो है थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 सप्ताह तक। तो 40 सप्ताह यानी कि 280 डेज जो है हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो 280 डेज होते हैं। इन चीज़ों के बाद हम जो है अब ये चीज़ें हमने पूरा जो 280 डेज है उसको हमने वीक्स में कन्वर्ट किया है और उस वीक्स को भी हमने जो 3-3 माह का जो है उन चीज़ों में हमने फर्स्ट सेकेंड एंड जो थर्ड ट्राइमेस्टर है इसको भी हमने जाना। अब जो हम एक चीज़ आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी प्रेगनेंसी की जो ईडीडी होती है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ये हम कैसे डिटेक्ट करते हैं ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होते हैं वो हमको ऐसे पता चलता है कि आप LMP लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड LMP जोड़ जो LMP होते हैं जोड़ 7, वहाँ से आप 9 मंथ्स जोड़ लीजिए और प्लस माइनस 7 डेज। तो LMP जोड़ 9 मंथ्स जोड़ प्लस माइनस जो 7 दिन या तो आगे जा सकता है या 7 दिन 7 डेज या पीछे आ सकता है, वो दोनों ही केसेस में नॉर्मल है। तो LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज, प्लस आगे जा सकता है प्लस माइनस जा सकता है। यहाँ पे आपको दिखा हुआ मिलेगा, उन चीज़ों से आप पता कर लेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आ जाता है। तो वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आने के बाद ये अल्ट्रासाउंड में भी आपके रिपोर्ट में आ जाते हैं, डॉक्टर साहब उस चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि कब उसका अनुमानित मंथ है कि उस मंथ में ये होंगे। लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि 7 डेज वो आगे पीछे जा सकता है। तो सबसे पहला जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी वो है कि शरीर का भार जो है वो बढ़ने लगता है। तो आप ये मान के चलें कि 10 केजी से लेकर 12 केजी 16 केजी तक, तो आप अप्रोक्सीमेटली 10 से 16 केजी के दौरान
आप ये मान सकते हैं कि कोई भी प्रेग्नेंट महिलाओं का जो है वह शरीर का वजन जो है वो बढ़ जाता है, और ये नॉर्मल है बढ़ना। कोई भी जिस भी अवस्था में है, वो जिस एज में जिस वेट के अकॉर्डिंग वो है, उसमें 10 से 12, 15, 16 केजी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उसके खान पान अगर उसके बाद में और भी ज़्यादा बेहतर होते हैं, या फैट वो ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर वज़न और भी बढ़ सकता है। लेकिन वज़न जो है एक 10 केजी से लेकर 16 केजी जो है वो नॉर्मल माना जाता है कि उसकी भार में वृद्धि होगी ही होगी। दूसरा है प्रजनन अंगों में परिवर्तन। निश्चित तौर पे प्रजनन अंग जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो है महिलाओं में आफ्टर प्रेगनेंसी, वो चेंजेज हो जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे जो यूटेरस है उसमें अब उस जायगोट को, उस एम्ब्रायो को, वहाँ पे फिर जो भी चीज़ें बनेंगे उन चीज़ों को सहन करने के लिए पूरे मस्कुलर उसके जो टिश्यूज़ हैं उसमें भी अब उन चीज़ों को सहन करने के लिए जो क्षमताएँ बढ़ेगी, तो वह भी अपने अपने जो सरफेस एरिया है उनको बढ़ाना वो शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होते हैं कि ब्रेस्ट चेंजेज होंगे, क्योंकि ब्रेस्ट का साइज में चेंजेज होंगे, क्योंकि वहाँ भी मेमोरी ग्लैंड को काम करना होगा, तब जाके प्रेगनेंसी के बाद बच्चे जब होंगे फिर उसको मिल्क सेक्रेट ब्रेस्ट फीडिंग कराने होंगे, तो निश्चित तौर पे मेमोरी ग्लैंड भी उस वक्त एक्टिव में आएंगे, तो ब्रेस्ट का साइज जो है बढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो महिलाओं में निकलते हैं, तो वो एस्ट्रोजन का जो सेक्रेशन वो भी बढ़ जाएंगे, ताकि उससे गर्भस्थ शिशु, गर्भाशय, प्लासेंटा के निर्माण और विकास में वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो हार्मोन के प्रभाव से शरीर के अन्य तंत्रों पर भी बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। बाकी जैसे किडनी का काम बढ़ जाता है, लीवर का काम बढ़ जाता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पहले प्रेगनेंसी से पहले जो है वो सिर्फ माँ का केयर करते थे, लेकिन अब वो डाइजेस्टिव या किडनी जो है वो बच्चों का भी केयर करेंगे। तो निश्चित तौर पे सारे बॉडी के जो अंग्स हैं, जो ऑर्गेन्स हैं, वह भी जो है पहले से थोड़ा सा एक्टिव जरूर ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए एस्ट्रोजन चाहिए, उसके लिए डाइट चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हमको इसमें पढ़ना भी पड़ता है और जानना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे कि चूंकि रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, अतः गर्भवती महिलाओं के हृदय में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और उसका हृदय का स्पंदन दर भी बढ़ जाता है। ये चीज़ें भी आपको जानने पड़ेंगे कि 72 जो है हमारा 72 टाइम्स पर मिनट, ये तो हमारा नॉर्मल है, लेकिन जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं वो 80 भी चला जाता है, 80 to 85 जो है उसका हार्ट रेट चला जाता है, बिकॉज की ब्लड फ्लो जो है पूरे ऑर्गन्स में बढ़ जाएंगे, बच्चे में बढ़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो है उसकी हार्ट रेट बढ़ेंगे ही। रक्त की धमनियों पर दबाव बढ़ने से पैरों में रक्त एकत्र होने लगता है तथा काली काली धमनियां अधिक उभरी हुई दिखाई देने लगती है। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि रक्त का फ्लो जो है वो जो लोअर लिम्स हैं, ठीक है, और जो हमारे यूटेरस के क्षेत्र में है वहाँ भी बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे नस हैं वह उभरने लगता है और वहाँ पे दिखने लगता है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे। अगर ज़्यादा वो दिक्कतें दे रही है तो प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो फिर वहाँ पे वो चीज़ें दुरुस्त होगी। लेकिन याद रहे कि प्रोटीन ये दूसरे केसेस में भी हम चेक आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, तो हम उन चीज़ों को देखेंगे। दूसरा है कि जो इस अवस्था में शिशु के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए श्वास की दर भी जो है महिलाओं की बढ़ जाती है, बिकॉज कि आप अकेले नहीं रहें, आपके साथ जो है आपके बच्चे भी हैं, तो वह भी ऑक्सीजन लेंगे और आप भी लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑक्सीजन जो लेने की क्षमता है, वो दर है, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगे। उल्टी के कारण आमाशय में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे कि आपका हार्ट बर्न हो सकते हैं, कुछ कब्ज भी आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं और आपको जानना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता है, जो इंटेस्टाइन पर दबाव पैदा होता है और इंटेस्टाइन शिथिल होती है, जिसके कारण से कब्ज की समस्या होती है, वो तो हमने डिस्कस कर दिया है। खिंचाव के कारण कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है कि जांघ तथा पेट पर हल्की रेखाएं बन जाती है, जिसे गर्भ की रेखाएं या फिर स्ट्रैच, इसको क्या कहते हैं हम लोग, या फिर इसको स्ट्राइक ग्रेविडेरम उसे हम लोग कहते हैं।
स्तन और इसके आसपास का क्षेत्र हो जाता है, गहरे रंग का हो जाता है। खासतौर से जो निपल्स हैं उसके एरियोला रीजन वो ब्लैकिश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्वेलिंग आ जाता है, क्योंकि उसको अब मेमोरी ग्लैंड एक्टिव होने के बाद फिर वहाँ से वो मिल्क डिस्चार्ज होंगे वहाँ से। उसके बाद आंखों के आसपास भी डार्क सर्किल बन जाता है, और ऐसा ये एनीमिया की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। इसलिए अगर डार्क सर्किल आ रहा है तो आप ये मान के चले कि उसमें ये आयरन की कमी हो गई, तो आयरन फॉलिक एसिड की मात्रा हमें बढ़ा देनी चाहिए। तो उसके बाद जब आप इन चीज़ों से आगे निकलते हैं तो अब आपके पास अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट में कि ये चीज़ों से गर्भवती महिलाओं का, जिससे हमने अभी डिस्कस किया, कि इन सब बदलाव जो है वो गर्भावस्था में देखने को हमें मिलता है। और ये चीज़ें के बाद एक चीज़ और भी आपको जानना चाहिए, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, कि प्रसव पूर्व जांच का समय, ये चीज़ें प्रसव पूर्व जांच जैसे ही प्रेगनेंसी हुई और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या करने होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही हमें पता चला, फर्स्ट 3 मंथ्स 90 दिन का जो समय रहेगा, उसमें आपको ये करने होते हैं कि आप इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास जाएं, या फिर अगर आप खुद सक्षम है एज ए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आप अगर खुद सक्षम है तो आप उन महिलाओं का एक तो यूरिन टेस्ट जरूर करवा लें, और अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट जरूर करवाएं, और ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो जरूर करवाएं, VDRL टेस्ट जरूर करवाएं। तो एक तो हो गया आपका एक जो है ब्लड टेस्ट पूरा कंप्लीट, CBC करवा ले आप, उसमें हेमोग्लोबिन भी आ जाएंगे, RBC, WBC, प्लेटलेट, सारी चीज़ों की जानकारी उसमें आ जाएंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप आप जरूर करवा लें, एक VDRL करवा लें, उसके बाद आपको एक अल्ट्रासोनोग्राफी, ये 4 टेस्ट आप अनिवार्य करवाएं। कुछ यूरिन टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, 5 टेस्ट इसमें शामिल कर लें। यूरिन टेस्ट में आपको खासतौर से एल्बुमिन की टेस्ट करानी है, और आपको ये देखना है कोई इन्फेक्शन तो नहीं, उसमें पस सेल्स या एपिथेलियल सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी आप देख लेंगे। तो RE ऑफ यूरिन, मतलब 5 टेस्ट को इसमें आप इंक्लूड करें। तो एक है यूरिन, एक ब्लड टेस्ट CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आप जरूर करवा लें। उसके बाद जो है ब्लड ग्रुप जरूर करवा लें। उसके बाद VDRL टेस्ट, कोई प्रकार का उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, ये चीज़ों को आप देख लें। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको जो है एक्सपायरी लाइब्रेरी डेटा आ जाएंगे, साथ साथ भ्रूण की, एम्ब्रायो की सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएगी कि बच्चे की क्या स्थिति है, वो नॉर्मल है, उसका हार्ट रेट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चल जाएंगे कि आंतरिक जो बनावट है गर्भाशय की वो कैसा है, नॉर्मल है, सारे टिश्यूज वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चल जाएंगे। और लास्टली आपको 5 में ये आपको यूरिन टेस्ट करवा लेना है, उसमें जो रूटीन एग्जामिनेशन है, जैसे कि उसमें कुछ भी चीज़ें आएंगी, जैसे खासतौर से प्रोटीन टेस्ट तो हमको अनिवार्य रूप से करवा ही लेना चाहिए। तो ये 5 टेस्ट आपको अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में आप मिस कर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि उसके खान पान पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और लास्ट जो हमारा जो थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें हमको अल्ट्रासोनोग्राफी और फिर कुछ ब्लड टेस्ट, जो हेमोग्लोबिन जरूर करवाने चाहिए, ताकि हेमोग्लोबिन बढ़ा है या नहीं बढ़ा, क्योंकि उस केसेस में लास्ट में क्या होता है कि आप नॉर्मल के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एबल हैं, या फिर सिजेरियन केसेस भी आ सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको वहाँ पे ये चीज़ें भी ध्यान में रखना कि हेमोग्लोबिन जो पिछले ट्राइमेस्टर में था, या उससे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, या सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो कैसे क्या था। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा जो है CBC कराना बेहद जरूरी होता है, इंक्लूडिंग हेमोग्लोबिन। तो ये चीज़ें हमको जानना चाहिए। और उसके बाद जो है गर्भावस्था की देखभाल की जहाँ तक बात है, तो ये चीज़ों में हम गर्भावस्था की देखभाल में क्या करेंगे, कि सबसे पहले तो उसकी जो दिनचर्या, जो लाइफ स्टाइल है, जो है दैनिक दिनचर्या है, उसको हम दुरुस्त करेंगे। समय पर सोना, समय पर जागना, उसके बाद उसमें कुछ ध्यान योग का भी, उसमें योगा के माध्यम से जो है उसके बॉडी को रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक बॉडी उसका सुचारू रूप से काम करे, उसमें जो है सकारात्मक विचार आए। और हाँ, खान पान की व्यवस्थित तरीका होनी चाहिए, कि हम जो ताज़े हरे सब्जियां, फल फूल आप लगातार लें, और आयरन फोलिक एसिड लें। किसी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क में करें कि उसके लिए जरूरी जो चीज़ें हैं
आप जरूर उसे टेस्ट करते रहे। BMI बॉडी मास इंडेक्स की आप जरूर ध्यान में रखें इन चीज़ों को भी। उसके बाद गर्भावस्था में प्रयोगशाला जांच की तो हमने आपको बता दिया कि इन सारी चीज़ों को आपको कैसे करना है। अच्छा, जोखिम जो है, कुछ रिस्क हैं गर्भावस्था में, उन चीज़ों को हम जरूर देखेंगे। और उसमें क्या है कि जोखिम अगर है कि मान चलिए कि 15 वर्ष से बिफोर अगर कोई प्रेग्नेंट हो गए हैं तो वो रिस्की हैं। उसके बाद बार बार गर्भधारण हो रहे हैं और इस बार भी वो गर्भधारण हुए हैं तो वो थोड़ा सा रिस्क हैं, आप उन चीज़ों पर ध्यान रखें। कम ऊंचाई या फिर कम वजन, ये दोनों ही स्थितियां जो है रिस्क फैक्टर में आते हैं, तो आप इन चीज़ों का जरूर ख्याल रखें। जुड़वा या अगर ट्विन है या फिर और भी ज़्यादा 3 या 4 बच्चे एक साथ हैं तो वो भी रिस्क में हैं। अगर हाँ बहुत ज़्यादा एनीमिया की पेशेंट हैं, वो खून की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो रिस्क जोन में आ जाते हैं। बीपी बहुत ज़्यादा ऐसे जनरली प्रेगनेंसी पीरियड में जो है बीपी जो है महिलाओं का बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ये एक्सीड हो ही जाता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा एक्सीड होना जो है वो नुकसानदेह है, तो वो भी रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। उसके बाद ये माल न्यूट्रिशन की बात करें, कुछ माल प्रेजेंटेशन, जो बच्चों का जो माल प्रेजेंटेशन आप जब देखेंगे सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में कि बच्चे का जो सर है वो अगर कुछ विषम अवस्था में है तो फिर वो भी रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। और रक्त कोई ब्लीडिंग अगर इस तरह का हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो चीज़ों को भी आप रिस्क फैक्टर में मान के चलें। और अगर कोई पिछले गर्भकाल में जो कोई चीज़ें ऐसी हुई हो और चीज़ें जिससे कि आपको कुछ असहज महसूस हो, डिस्कम्फर्ट महसूस हो, तो भी वो रिस्क फैक्टर में है। और हाँ, ध्यान में रहे कि अगर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो हमारा है और वहाँ पे 7+ और 7- दोनों ही स्थितियाँ से या तो बिफोर लेबर पेन शुरू हो गया है या बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, 7 दिन से ऊपर चला गया, 15 दिन, महीना दिन चला गया है, तो वो रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़ें जो है वो स्वच्छता विशेष रूप से ख्याल रखनी है। जिस कमरे में वो रह रहे हैं वो हवादार होनी चाहिए और ऑक्सीजन का वहाँ पे सप्लाई बेहतर होनी चाहिए। हवादार रहेंगे, अच्छी खान पान रखेंगे, वो योग करेंगे और किसी भी प्रकार के एडिमा अगर हो रहे हैं, उसको बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी बढ़ा सकते हैं। पहले वो काउज को देखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से हम गर्भावस्था के जो काल हैं उनको बेहतर, गर्भावस्था का जो समय है उसको बेहतर बना सकते हैं और काफ़ी प्रिकॉशंस के से हम किसी गर्भवती महिलाओं का हम जो है प्रसव करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रसवकालीन जो सिचुएशंस हैं, गर्भावस्था जो प्रसव के समय का क्या चीज़ें होती है, उसमें क्या हमें प्रिकॉशंस है, मैनेजमेंट और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें अपनाने होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि ये जो सेशन है, ये जो वीडियोज़ हैं, उनके लिए जो CCH की तैयारी कर रहे हैं, उसके एग्जामिनेशन हैं, या फिर जो भी इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उन्हें काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।